कहते हैं कि टाइगर जो सफारी का टाइगर ज़्यादा डेंजर नहीं होता, जहाँ ये वाला खुला हुआ वो हाँ खुला वाला ये वाला जो वो होता है यूज ना टू danger होता है ना। होता। हाँ वो पता है जिप्सियाँ हैं। हाँ हाँ जिप्सी नीचे उतरोगे तो बता देगा वो तुम्हारे को। हाँ। अरे जिस दिन वहाँ होगा सीता पानी में, हाँ हाँ वो बच्चू वाली थी, 2 बच्चू वाली, ये मुँह पे गाड़ी टेक दी जिप्सी वाले ने। तो जब दहाड़ मारते हुए आई ना गाड़ी पे, तो भैंसा पेशाब छूट गई थी उनकी, वो गाड़ी बैन भी हो गई। ड्राइवर भी क्या कहते हैं उसका लाइसेंस जब्त हो गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा वो लड़की जो थी वो चिल्ला जो रही थी हाँ हाँ चिल्ला रहे कि थे जी। पीछे बोलो पीछे बोलो हाँ पीछे हाँ बोलो। हाँ हाँ। तो ये 2-3 इकट्ठे हो जाते थे, वो जो 4 थे, तो ये हाथियों की चीख निकाल देते थे 4 के 4। अच्छा पूरी रात भर हाथी आवाज़ ही करते थे। खाने चुकम पहुँच जाए फिर वो मुहान आ जाए, क्या कर उनको छोड़े नहीं। क्या हाथी के पीछे पड़ जाए ना बच्चा अगर हो, फिर वो लेके ही रहता है हाँ वो। फिर वो भाई यार बीच में बैठा है बिल्कुल, टाइगर ना खा जाए इसको। अचानक एक परछाई गिरी और वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बाघ मंदिर की दीवार को फांग के सीधे नेगी साहब के सामने खड़ा हो गया। नेगी साहब ने बिना देरी किए गन को लोड करके बाघ पर तान दी और फायर किया। हिरन हिरन हिरन। कभी सोचा है किसी जंगल में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बाघ इंसान का शिकार करने लगे तो वहां के लोगों की जिंदगी कैसी होगी? रात में नींद नहीं, दिन में डर और हर कदम पर मौत की आहट। आज मैं तुम्हें ले चल रहा हूं उसी जगह जहां मैंने खुद वो सन्नाटा महसूस किया है। कॉर्बेट के बफर जोन में एक छोटा सा इलाका है, चुकुम विलेज, जहां के जंगल उतनी ही खूबसूरत है जितने की वो खतरनाक। और ये वही जगह है जहां 4 बाघों ने मिलकर इंसान को शिकार बनाना शुरू किया था। यह है चुकुम के 4 मैन ईटर टाइगर की सच्ची लेकिन रूह कपा देने वाली कहानी। कॉर्बेट से थोड़ी आगे आके एक नदी पड़ती है और उस नदी को पार करते ही आता है चुकुम का इलाका। घना जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और वो हवा जिसमें मिट्टी नहीं मौत की गंध थी। मैंने जब पहली बार इस रास्ते पर ड्राइव किया था, रात के 11 बजे होंगे। सामने हाई बीम में बस धुंध और हर पेड़ के पीछे मुझे लगता था कि मुझे कोई देख रहा है। लोग कहते हैं ये जंगल दिन में शांत है पर रात में ये जिंदा हो जाता है। क्या माहौल बनता है भाई, ये क्या है? इप्सी उपसी या उसाई? सही है भाई। कहानी शुरू होती है एक लकड़हारे से, नाम है हरिओम। हर दिन की तरह वो जंगल में लकड़ियां लेने गया था, लेकिन बेटी ने दोपहर तक इंतजार किया लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं था। जब शाम हुई तो चिंता और बढ़ गई, पर वो शाम तक भी नहीं लौटा और सारे गांव वाले उसे ढूंढने निकले। कुछ दूर चल के ही नदी किनारे उसका शरीर मिला, आधा गायब आधा लहूलुहान। कपड़े 50 मीटर दूर फटे पड़े मिले थे और मिट्टी पर ऐसे पंजों के निशान जैसे किसी दैत्य ने जमीन को कुचल दिया हो। अब चुकुम ने अपना पहला शिकार ले लिया था। अगले हफ्ते तक 3 लोग और गायब हो गए थे, कोई खेत में, कोई रास्ते में और कोई नदी किनारे। लेकिन हर लाश पर एक जैसा पैटर्न, गर्दन पर पकड़ मजबूत, शरीर को घसीटने के निशान। गांव वालों ने जंगल जाना बंद कर दिया। रात को कोई अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे भी नहीं खोलता था। कुत्ते पूरी रात भौंकते रहते और कभी कभी ऐसी आवाज आती थी जो ना बाघ की थी और ना इंसान की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सारे गांव वालों ने इत्तला की, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने उस तरह से एक्शन नहीं लिया जिस तरह से गांव वाले चाहते थे। फिर कुछ हादसे हुए, लेकिन अब दबाव ज्यादा था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब एक्शन लिया। जंगल में कैमरा टैप लगाए। 3 दिन बाद जो फुटेज आई वो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए।
कैमरे में जो दिखा उसको देख के गांव वालों की चिंता 4 गुना बढ़ गई, क्योंकि उस कैमरे में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बाघ कैमरे में कैप्चर हुए। चारों अलग अलग आकार के थे, लेकिन चाल एक जैसी। ऐसा लगता है कि जैसे अब चारों ने इंसान को ही अपना शिकार चुन लिया था। ऑफिसरों के मना करने के बाद भी सीमा नहीं मानी और लकड़ियां छुटाने जंगल के रास्ते चली गई। शाम के समय सीमा का कोई अता पता नहीं था। ये सोच के सारे गांव वाले परेशान हो गए और ऑफिसरों के साथ जंगल में चले गए उसकी तलाश करने। फिर जाके वही सब कुछ उनके हाथ लगा जो नहीं लगना चाहिए था। मिट्टी पर खून के लंबे निशान जो अंदर जंगल की ओर जा रहे थे, और आखिर में मिला सीमा का आधा खाया हुआ शरीर और एक मोबाइल जिसकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ 2 सेकंड की आवाज थी। एक सीमा की चीख और टाइगर की दहाड़। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रात को और दिन को दोनों टाइम गश्त लगाना शुरू किया, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आया। टाइगर अब इतना सतर्क हो गया था कि उसे ऐसा मानो पहले से सारे प्लानिंग्स का पता हो। गांव में अब डर का माहौल था। लोग अब पेड़ों पर लैंप टांगकर अपनी रातें गुजारते थे, और कुछ परिवारों ने तो अपने बच्चों को नैनीताल भेज दिया था। और जो बच्चे भी बच्चे थे और जो बच्चे भी परिवार थे, वो हर रात मौत के साए में सोते थे। इन चारों बाघों का खौफ इतना बढ़ गया था कि अब इंसान ही नहीं, जानवर भी इनसे डरा करते थे। पूरी रात हाथी चिल्लाते रहते थे। उनकी चीखें जंगल में ऐसी गूंजती थी मानो कि जैसे कि पूरे जंगल में युद्ध छिड़ गया हो। कहते इन 4 बाघों का डर सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि जंगली जानवरों में भी था। अब जंगल में हर प्राणी इनसे डरने लगा था। अब इस इलाके में इन 4 बाघों का ही राज चलता था, मानो अब इस इलाके के यही राजा थे। उस वक्त गांव के लोग रात को अपने घरों के आसपास मशाल जलाकर रहते थे, लेकिन फिर भी हर 2 हफ्ते में किसी न किसी की गुमशुदगी की खबर आती रहती थी। रात में हवा के साथ एक अजीब सी गंध भी आती थी, मांस और मिट्टी की मिली जुली गंध। लोग कहते हैं जब वो गंध आए तो समझ जाना बाघ आसपास है। चुकुम अब विलेज नहीं रहा था, वो एक डर का नाम बन चुका था। फॉरेस्ट टीम हर दिन नई प्लानिंग करती, कभी ड्रोन, कभी बैग, कभी ट्रैप्स लगाती, लेकिन ये बाघ जैसे इंसानों के दिमाग पढ़ लेते थे और हमेशा जाल से बच निकलते थे। कभी किसी और दिशा में हमला कर देते थे और नजर किसी और दिशा में आते थे। पूरे जंगल की रातें अब सिर्फ एक आवाज से भरी हुई थी, दहाड़ों से और चीखों से। एक दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 रेंजर गायब हो गए। सिर्फ उनकी वॉकी टॉकी और बंदूक मिली जो मिट्टी में धसी थी। अब सबको यकीन हो गया था ये बाघ सिर्फ इंसान नहीं मारते, बल्कि इंसानों से खेलते हैं। तो चुकुम का इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा ऑपरेशन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 40 से ज्यादा टीम लगाई गई। रात दिन कैंपिंग चलती रही और हर कॉर्नर में हर पेड़ पर मूवमेंट सेंसर लगाए। 40 दिन की लंबी लड़ाई के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आया। तब जाके एक सीनियर अधिकारी ने 2 प्रोफेशनल शूटर्स के नाम रिकमेंड किए और उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाया। एक था बागवान सिंह, कॉर्बेट के पुराने शिकारी, और दूसरा नेगी साहब, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर। अब दोनों ने एक हफ्ते बाघों की चाल समझी, कहाँ से पानी पीते हैं, कहाँ दिन आराम करते हैं और किधर को चले जाते हैं। लंबे इंतजार के बाद जंगल में मचान बनाई गई और अब स्टार्ट हुआ ऑपरेशन 81। लगभग 7 दिन बीतने के बाद बागवान सिंह और नेगी साहब भी थक गए। उन्होंने सोचा अब वो चारों आदमखोर बाघ अपने इलाके को छोड़ के किसी और इलाके में चले गए। हो सकता बस इतना कहना ही उनका दुश्वार हो गया। और अचानक से नेगी साहब ने देखा सामने झाड़ियों में 2 आंखें चमक रही हैं। हो सकता है कि वो मैन ईटर टाइगर ही हो, लेकिन बस वो थोड़ी सी दूर था।
कंफर्म करने के लिए नेगी साहब टाइगर की तरफ बढ़े, लेकिन टाइगर इतना चालाक था कि वो मिनटों में ओझल हो गया। बस पलक झपकते ही वो हुआ जो इसका इंतजार था। नेगी साहब उस पॉइंट पे तो पहुंचे, लेकिन टाइगर ने अपनी दिशा बदल दी थी। बस नेगी साहब ने जैसे पीछे मुड़ के देखा, अब होता है खेल शुरू। नेगी साहब और टाइगर आमने सामने थे, बस एक कदम की दूरी। हौले से नेगी साहब ने राइफल को लोड किया और तभी बाघ ने छलांग लगा दी। 1 सेकंड का फासला। नेगी साहब ने ट्रिगर दबाया, गोली सीधे माथे को पार कर गई। पहला मैन ईटर गिर गया, लेकिन बाकी 3 और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। लेकिन खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी 3 मैन ईटर टाइगर अभी लापता थे, जिसकी तलाश जोरों शोरों से पूरे जंगल में चल रही थी। वो तो पता नहीं किस तरह से ये टाइगर नेगी साहब की नज़रों के सामने आ गया। फिर भी नेगी साहब ने सेकंडों में पता लगा लिया कि ये मैन ईटर टाइगर है या कोई नॉर्मल टाइगर, क्योंकि उनके पास फुटेज थी। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि टाइगर मारा गया है, लेकिन अभी भी खौफ 1% ही कम हुआ था, क्योंकि 3 टाइगरों की तलाश अभी भी जारी थी। लेकिन नेगी साहब ने गांव वालों को हौसला दिया और उनको यकीन दिलाया कि ये खौफ मैं पूरे 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा। अब बात थी दूसरे बाघ की, क्योंकि ये सारे के सारे बाघ हंटिंग तो करते थे अलग अलग, लेकिन पाए इकट्ठे साथ जाते थे, जैसे कि वो फुटेज में नजर आया था। अगली रात बाघ फिर से नजर आया। दूसरा बाघ सबसे चालाक निकला। वो हमेशा रात में गांव के किनारे दिखाई देता था, लेकिन दिन होते ही गायब। कॉलिंग हो रही है मोर की। बैठो उसको चली गए वहाँ गद्दी से बैठो। शोर शराबे में नहीं आता। कहते हैं कि टाइगर जो सफारी का टाइगर ज़्यादा डेंजर नहीं होता, जहाँ ये वाला खुला वो हाँ खुला वाला, ये वाला जो वो यूज टू होता है ना। हाँ वो पता है जिप्सियाँ हैं। हाँ हाँ जिप्सी नीचे उतरोगे तो बता देगा वो तुम्हारे को। हाँ। अरे जिस दिन वहाँ होगा सीता पानी में, हाँ वो बच्चू वाली थी, 2 बच्चू वाली, ये मुँह पे गाड़ी टेक दी जिप्सी वाले ने। तो जब दहाड़ मारते हुए आई ना गाड़ी पे, तो भैंसा पेशाब छूट गई थी उनकी। वो गाड़ी बैन भी हो गई, ड्राइवर भी क्या कहते हैं उसका लाइसेंस जब्त हो गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा वो लड़की जो थी वो चिल्ला जो रही थी। हाँ चिल्ला रहे थे पीछे को लो पीछे को लो हाँ, पीछे को लो। हाँ, हाँ गाड़ी बैन हो गई उसकी। वो गाड़ी बैन हो गई। हाँ लाइसेंस छिन गया उस लड़के का। ले क्यों नहीं रहा था वो, समझ में नहीं आ रहा। जबरदस्ती तो करनी नहीं चाहिए ऐसे मौके पे। जबरदस्ती तो कर रहा था वो। भाई टाइगर का भरोसा है, और तो फीमेल का तो ज़्यादा खतरा होता है बच्चों के साथ में। चेस कर लिया था उसने। मार देती जंप। हाँ वो जंप मार देती गाड़ी। भाई खतरनाक चीज़ है यार। भाई वो तो एनिमल है। जब बॉस यहाँ हाथी चलते थे ना, हाथी भैया 2-3 इकट्ठा हो जाते थे, वो जो 4 थे, तो ये हाथियों की चीख निकाल देते थे 4 के 4। अच्छा। पूरी रात भर हाथी आवाज़ ही करते थे, खाने चुकम पहुँच जाए फिर वो मुहान आ जाए, टाइगर उनको छोड़े नहीं। हाथी के पीछे पड़ जाए ना बच्चा अगर हो, फिर वो लेके ही रहता है। फिर वो अपने ग्रुप में मार देते हैं। सिंगल तो खैर नहीं मार पाता। क्या 4 थे वो? 4 थे 4। कहाँ गए तो वो? सब टेंकुलाइज कर लिए, वो पकड़ा के चले गए। अच्छा अच्छा। बड़ा आतंक मचाया था उन्होंने तो यार कितने साल की पुरानी बात है? अभी 2 साल हो गए। 2 साल हो रहे हैं, 2 साल के 1 साल हो रहा है उसको तो, चुकम वाले केस को 1.5 साल हो। अरे भाई साहब, वो जो पहाड़ दिख रहा है वो कौन सा शहर है? ये तो भौनिखाल है यार।
यहाँ से भीमताल भी आया था क्या? भीमताल तो रामनगर से जाते हैं। अच्छा। दूसरा भाग सबसे चालाक निकला। वो हमेशा रात में गांव के किनारे दिखाई देता था, लेकिन दिन होते ही गायब। अब फॉरेस्ट टीम ने उसका पीछा 3 रातों तक किया, नाइट विजन ड्रोन का यूज करके। तीसरी रात उसने एक सैंड पर हमला किया और वहीं से चली गोली और एक ट्रैंकुलाइजर डार्ट ने सीधे उसके कंधे में शूट किया। वो भागा, लेकिन कुछ ही 100 मीटर दूर जाके गिर पड़ा। टीम ने उसे बेहोशी में पाया और दूसरे बाघ को जिंदा पकड़ लिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि इस बाघ को जिंदा नहीं, सीधे डेड करना चाहिए। यानी कि इसको मार दो, अगर ये अभी भी बच गया तो ये वापस उठ के हमारे गांव वालों के लोगों को खा जाएगा। अब नेगी साहब ने उसको मारा क्यों नहीं, सवाल पैदा ये होता है। नेगी साहब ने गांव वालों को तसल्ली दी और बताया जिस बाघ की उनको तलाश है वो ये बाघ नहीं। अब कुल मिला के 4 में से 2 बाघ पकड़े जा चुके हैं और 2 बाघ अभी भी खुले आजाद घूम रहे हैं और खौफ अभी भी जारी है। स्पेस भी नहीं है। आजा भाई आजा भाई, तुम भी निकलो पहले। भाई बड़ी स्पीड में है, क्या बात है यार। यहाँ पे टेस्ट होते तुम्हारी गाड़ी की शॉकर कितनी है। यहाँ पे टेस्ट होते तुम्हारी गाड़ी की शॉकर कितनी काबिल है भाई। फुल ऑन ऑफ रोड हो रही है भाई। डेंजरस रोड इन द जिम कॉर्बेट पार्क। नेक्सा होती है भाई। यार लाइटें चेंज कराऊंगा मैं सीरियसली यार, लाइटों में मजा नहीं है। अबे निकाल ना, पी पी कर रहा है, इग्निस लेके घूम रहा है। फंस गई तो फंस ही जाएगी भाई। 4 व्हील ड्राइव नहीं है साली ये। भाई बढ़िया एडवेंचर हो गया। चल 2 महीने के बाद आखिरकार दोनों बाघ मंदिर के पीछे दिखाई दिए। वो जगह अभी वीरानी थी। नेगी साहब और बागवान सिंह वहां पहुंचे। जगह अंधेरी थी और चारों तरफ बंदर और चमगादड़ का शोर, लेकिन उन दोनों बाघों का यहाँ पर कोई अता पता नहीं था। अचानक एक परछाई हिली और वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बाघ मंदिर की दीवार को फांग के सीधे नेगी साहब के सामने खड़ा हो गया। नेगी साहब ने बिना देरी किए गन को लोड करके बाघ पर तान दी और फायर किया। लेकिन फायर मिस होने के कारण बाघ ने सीधे नेगी साहब के ऊपर छलांग लगा दी और छलांग लगाते ही नेगी साहब पे हमला किया। हमले के दौरान नेगी साहब ने अपना राइट हैंड खो दिया
और वो लहूलुहान हो गए। पीछे से बागवान सिंह पहुंचे, गोली चली, दहाड़ गूंजी और सब कुछ सेकंडों में खत्म हो गया। अब तीसरा बाघ बागवान सिंह की गोली का निशाना बन चुका था और वो चित्त होके बागवान सिंह के कदमों में था। यानी कि तीसरा बाघ भी मर चुका था। लेकिन चौथा बाघ ये सब कुछ देखने के बाद वहां से फरार हो गया और फिर दोबारा कभी नहीं मिला। कहते हैं वो इतना चालाक था कि कैमरे में भी नहीं आया। फॉरेस्ट टीम ने 40 दिन तक सर्च ऑपरेशन किया लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। तीनों शेरों से सबसे खतरनाक और ताकतवर वही था। लोगों ने मान लिया था कि शायद वो मारा गया है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और हमला हुआ, वही अंदाज, वही निशान। शायद चुकुम का चौथा भाग फिर से लौट आया था। गांव वाले कहते हैं आज भी जब रात को हवा चलती है तो जंगल की गहराई में एक सीधी धीमी दहाड़ सुनाई देती है। वही चौथे भाग की होगी जो अभी भी जिंदा है, क्योंकि जंगल में कोई मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है और कहानियां अलग हो जाती हैं। मैं हूं दक्षित। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर देना। गाइस, मैंने अभी रिवर साइड पे कुछ ऐसा देखा जो सच में दिल तोड़ने वाला था। वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 महंगी महंगी शराब की बोतलें पड़ी थी जिसका ब्रांड लेबल था ब्लैक एंड वाइट, और साथ में पड़ी थी 8 बियर्स की कैन और कुछ सिगरेट्स के जले हुए पफ्स। साफ दिख रहा था कि ये किसी लोकल की हरकत तो हो नहीं सकती। इतनी महंगी शराब कोई आम इंसान पी ही नहीं सकता।
कोई अमीर ही आदमी होगा या कोई अमीर ही गैंग। लेकिन मेरे भाई बात सुनो, अगर तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं तो फिर तुम अमीर सिर्फ पैसे से हो सकते हो, सोच से नहीं। पहली गलती तुमने रिवर साइड को गंदा किया, हाँ दूसरी गलती वो टूटी हुई बोतलें, वो शीशा वही रिवर में जाएगा जहाँ से पानी जानवर पीने आता है। सोचो यार, उसके पैर में अगर ये टूटी हुई बोतलों का कांच लग जाए या पानी पीते हुए मुंह कट जाए या फिर कोई इंसान नहाने आए और वो वहाँ पर चोटिल हो जाए, तो इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन होगा? ये नेचर, ये जंगल या वो जंगली जानवर जिनका कोई कसूर ही नहीं है? भाई एंजॉय करो, जिंदगी जियो, घूमो पियो, पर दिमाग साथ रखो। थोड़ा सोचो उस नेचर के बारे में जो बिना किसी हॉस्पिटल, बिना किसी मेडिकल हेल्प, सिर्फ कुदरत की मर्जी से जिंदा है। ये जंगल है यार, यहाँ सब कुछ बैलेंस में चलता है और तुम्हारी एक बेवकूफ़ी से किसी की ज़िंदगी और किसी की हेल्थ पर नुकसान हो सकता है। तो रिक्वेस्ट यही है मेरे दोस्त, ऐसी हरकतें बिल्कुल भी मत करो। अगर आपके आसपास भी ऐसी हरकतें करते हुए आपको कुछ लगता है या नज़र आता है तो भाई उसको वहीं पे रोक दो। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार दोस्तों, ऐसा हरकतें बिल्कुल मत करो यार। रेस्पेक्ट करो इस जंगल को, इस नेचर को, क्योंकि अगर एक दिन तुमसे ये रेस्पेक्ट लेना बंद कर दे तो शायद तुम्हें खुद का एग्जिस्टेंस याद नहीं रहेगा मेरे दोस्त। वैसे तो मुझे यही लग रहा है कि ये रिवर साइड जो गंदगी मिली है वो यहीं के कुछ रिजॉर्ट्स के गैस की हरकत हो सकती है। रिजॉर्ट्स वालों से विनती है, भाई अपने गेस्टों को संभालो, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, नहीं तो कोई आएगा ही नहीं भाई इस जगह पे। ये सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी का सवाल नहीं है, यह हमारी नदी और जंगल का सवाल है। अपने गैस की मॉनिटरिंग करो भाई, कचरा उठाओ और ऐसी हरकतों को रोको, वरना ये नज़ारा किसी को बुलाएगा ही नहीं और हमारी नेक्स्ट जनरेशन वो पाएगी नहीं जो कुदरत ने हमें गिफ्ट किया है। तो मेरी विनती यही है भाई, ये थोड़ा जिम्मेदारी भी दिखाओ और पेट्रोलिंग करो। ऐसी कोई हरकत पाओ तो वहीं पर उसे रोको, समझाओ। सज़ा देने से अच्छा है समझाना। तो आशा करता हूँ कि भाई कि मैं अब दोबारा इस जगह पे आऊँ तो मुझे ऐसी गंदगी और ऐसा नज़ारा फिर कभी ना मिले। जंगल को जंगल ही रहने दो मेरे दोस्तों, यहाँ पर ऐसी कुछ हरकतें मत करो जिससे ये प्रकृति और यहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान हो। आशा करता हूँ कि अब लोगों को समझ में आ गया हो। मुझे लगा टाइगर है। कितनी सारी है भाई। भगा दिया मैंने। जैसे ही बीच रोड पर बैठा है ना रात के अकेले समय में, तो इसके पीछे भी दो वजह हो सकती हैं। पहली, टाइगर का डर, यानी कि किसी टाइगर ने इस पे पकड़ या फिर हमला किया हो और ये उसकी पकड़ से बच गया, लेकिन अभी भी ये सदमे में है क्योंकि उस बाघ की मौजूदगी का एहसास बहुत नज़दीक से इसके आसपास या इर्द गिर्द घूम रहा होगा और इसके दिमाग में अभी भी बैठा है। वो दिख तो नहीं रहा लेकिन इसको देख रहा होगा, इसलिए ये अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। दूसरी वजह ये हो सकती है, क्या पता इसका कोई बच्चा हो और टाइगर इसके सामने ही उस बच्चे को जंगल की ओर घसीट कर ले गया हो। कभी कभी जानवर वहीं बैठ जाते हैं जहां उनका सब कुछ छूट जाता है या उनका दिल टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी रात हो रही है, अगर ऐसी रात में आपके सामने भी कोई जानवर दिख जाए तो उसको चेक करने की गलती कभी भी मत करना कार में से उतरने के बाद, क्योंकि आपको नहीं पता कि टाइगर आपके कितनी दूरी पर सटीक निशाना लगा के बैठा हो। आपकी एक गलती और काम तमाम। यह मेरी पर्सनल सलाह है, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि आपको लगता है कि वो अकेला है, पर सच्चाई ये है आप उसे देख नहीं रहे, लेकिन वो आपको चप्पे चप्पे पर देख रहा है। रात के उस सन्नाटे में हो सकता है बाघ कुछ ही मीटर की दूरी पर बैठा हो। मैं खुलकर कहता हूँ, मैं बाघ के समर्थन में हूँ। बाघ गुनहगार नहीं होता, वह अपना घर बचाता है। इंसानों ने जंगल में घर बनाए, रास्ते काटे, नदियों को बदला। जब कोई घटना घटती है तो गलती उस प्राणी पर थोप दी जाती है,
जिसने बस अपने इलाके को बचाव किया। हमारे देश में ज्यादातर कानून और कार्रवाई इंसानों के हिसाब से होती है। कोई मामला नहीं बनता जब कोई जंगली जानवर मारा या पकड़ लिया जाए। कोई सवाल नहीं उठाता जब उनके बच्चे छीन लिए जाते हैं और जू और पिंजरों में कैद कर दिए जाते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इनको समझें। जंगल किसी के पाप का नहीं, यह जंगल उन जानवरों का जिनका अधिकार स्टार्टिंग से है। ये उन जंगली जानवरों का घर है। मैं खास तौर पर उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो धीरे धीरे जंगल में बसावट बढ़ाते जा रहे हैं। अपनी बस्तियाँ, खेत और मकान जंगल के दायरे के अंदर मत बनाइए। सरकार और प्रशासन को ये सख्त कानून बनानी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। अवैध अतिक्रमण को भी रोका जाए। नीति लागू होनी चाहिए। इंसान को चाहिए कि वह जंगल की सीमाओं का सम्मान करे। जंगल के अंदर नहीं बल्कि उससे ठीक बाहर निर्धारित दायरे में अपना ठिकाना बनाए। यह सिर्फ कॉर्बेट की बात नहीं, ये हर उस जंगल की बात है जहाँ जंगली जानवर है और खासकर टाइगर। ये सब जंगली जानवर अपना ही जीवन जीते हैं। रेस्पेक्ट करो, उनकी सीमाओं को समझो और अगली बार जब आप जंगल में जाओ तो पहले इंसान को कम ज़्यादा जंगल के निवासी के बारे में सोचो। तभी हम इन कहानियों को बदल पाएंगे। अब जर्नी को यहीं एंड करना होगा। ये जंगल अभी भी जिंदा है और आशा करता हूँ कि ये हमेशा जिंदा रहे, हर एक धार के साथ और हर एक कहानी के साथ। मिलते हैं जल्दी किसी और बाग की कहानी में। तब तक के लिए रेस्पेक्ट माय जंगल एंड रेस्पेक्ट माय टाइगर। हो ना साथ में, तब डर नहीं लगता। अकेला बंदा हो तो डर लगता ही है। भाई कितनी देर ड्राइव कर रहे हो अंकल? सर में दर्द हो गया भाई। चाय और बंद मस्का मिल जाए और मैगी के साथ मजा आ जाए। सफारी होगी 2, एक सुबह की और एक दोपहर की। मतलब बफर जोन वाली सफारी। अभी अंदर तो खुला नहीं है, अपने काला जोन तो खुला नहीं, तो नवंबर में खुलेगा। लेकिन सफारी तो देनी पड़ेगी ना गैस में, तो बफर जोन वाली सफारी दी जाएगी, सुबह की भी और शाम की। यहाँ से लेकर क्रोकोडाइल पॉइंट लेके जाएंगे, फिर वहाँ से वापस लेके आएंगे। बीच रास्ते में कुछ दिख गया तो ठीक है, अब बाई चांस, अदरवाइज जैसे From my heart, this beautiful jungle and every wildlife within it. Happy Diwali. Stay safe, drive safe, and let's keep the wild shining and bright. I love you, my tiger.